जाएगा। तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की है। यूनिट नंबर 9 पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और काउंसलिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस की आज अंतिम क्लास है। ये अंतिम क्लास है आज, ठीक है इसकी। हालांकि कल हम लोगों ने काउंसलिंग के थोड़े से टेस्ट के बारे में पढ़े थे कि मतलब विधियां, मेथड कौन कौन से हैं, और देन उसके अंदर ही हम लोगों ने कुछ टेस्ट के बारे में भी स्टडी किया था। कुछ बच्चे कह रहे थे सर इसके संदर्भ में कुछ स्केल भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल स्केल पूछा जा सकता है, और वो स्केल हालांकि अगर आपने क्लास देखा है मेरा रिसर्च का तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और नहीं तो मैं एक बार आप लोगों को फिर बताता हूँ कि चरों का मापन कैसे किया जाता है, वेरिएबल के मापन कैसे किए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये होगा। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यवहार आधारित मापनी कौन कौन सी होती हैं, मतलब बिहेवियर को मापने के लिए कौन कौन से स्केल होते हैं। ये 3 चीज़ें हैं। हालांकि थोड़ा सा मैच करता है आपके काउंसलिंग थ्योरी का, यानी काउंसलिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस को थोड़ा सा मैच करता है ये टॉपिक भी। तो शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पीडीएफ केवल अभी मैंने सेव करके रखा हूँ, आज भेज दूंगा क्योंकि आज आखिरी क्लास है ना, तो आज ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर पहुंच जाएगी। अभी तक गई नहीं है, आज भेज दूंगा आपको ये पीडीएफ। शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ है ये, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। और मैं हेडिंग डाल रहा हूँ चरों का मापन। चरों का मापन ये मेरा हेडिंग है आज का, आप भी यही डालिएगा। चर का मतलब होता है वेरिएबल। रिसर्च में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि वेरिएबल बेसिकली मुख्यतः 2 ही टाइप के होते हैं, और एमएसएसओ में 2 ही टाइप का ही पूछा जाता है। एमएसएसओ में 2 ही टाइप का पूछा जाता है, एक पूछा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक पूछा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में जानिए, फिर उसके बाद मापन बताता हूं क्या होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र वेरिएबल। आशा करता हूं लगभग सभी बच्चे जानते हैं। स्वतंत्र वेरिएबल बेसिकली होता क्या है। स्वतंत्र चर वो चर होता है जिस पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है। अच्छा, प्रयोगकर्ता कौन है? संदीप सिंह बता सकते हो प्रयोगकर्ता कौन है? कोई भी बच्चा? रिसर्चर। रिसर्चर। प्रयोगकर्ता रिसर्चर, दैट मीन्स सोशल वर्कर या काउंसलर, है ना। तो मेरा कहने का भाव ये था यहाँ पे कि जो स्वतंत्र वेरिएबल होता है उस वेरिएबल पर आपका नियंत्रण होता है। आप जैसा चाहो वैसे मॉडिफाई कर सकते हो। क्लासरूम है तो क्लासरूम को मॉडिफाई कर दो, वातावरण है तो वातावरण को मॉडिफाई कर दो। आप एमएसएसओ में, केजीएमयू में आपका डिपार्टमेंट है मेडिकल सोशल वर्क का, यानी सोशल वेलफेयर ऑफिसर का डिपार्टमेंट है। आप चाहते हो तो अपने डिपार्टमेंट को वहां पे बदल दो, उसमें मॉडिफाई कर दो। तो वो कौन कर सकता है? वो सोशल वर्कर कर सकता है। तो जिसमें वह जैसा चाहेगा, आप जैसा चाहोगे वैसा परिवर्तन कर सकते हो, वो कहलाता है स्वतंत्र वेरिएबल। तो स्वतंत्र वेरिएबल को एक और नाम से हम लोग संबोधित करते हैं और उसका नाम है स्टिमुलस वेरिएबल। हो सकता है पेपर में आपसे लिखा हुआ मिल जाए उद्दीपक या उद्दीपन चर। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही वेरिएबल है जिसे हम लोग स्वतंत्र वेरिएबल से संबोधित कर रहे हैं। दूसरा एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट को हम लोग हिंदी में आश्रित बोलते हैं, या आप इसी को कह लीजिए परतंत्र। इसी को परतंत्र कह लीजिए, या इसी को ही आप डिपेंडेंट बोल दीजिए, बात दोनों एक ही है। अब यहां आप देख रहे थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कि प्रयोगकर्ता का नियंत्रण था, लेकिन आश्रित वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका अध्ययन और मापन किया जाता है, जिसका स्टडी और मेजरमेंट किया जाता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल पर पूर्ण रूप से, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये वाला, डिपेंडेंट वेरिएबल पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र वेरिएबल पर निर्भर होता है। ये जो वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये टोटली
किस पर निर्भर है? स्वतंत्र वेरिएबल पर। अब मान लो आप सोशल वर्कर हो और यहाँ पे जो आश्रित वेरिएबल है वो सेवार्थी है, तो सेवार्थी किस पर निर्भर है? सोशल वर्कर पर, यानी काउंसलर पर। तो आप ये कह सकते हो कि आश्रित वेरिएबल पूर्ण रूप से स्वतंत्र वेरिएबल पर निर्भर है और इन पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं है। इस पे तो भाई इसका कोई नियंत्रण नहीं है सेवार्थी पर। यही सेवार्थी के साथ जब काम होता है स्वतंत्र वेरिएबल के रूप में, तब यहां पर नियंत्रण होता है मेडिकल सोशल वर्कर का। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे कि सोशल वर्कर जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है और जो सेवार्थी होता है वो आश्रित या डिपेंडेंट वेरिएबल में होता है। और इन्हीं वेरिएबलों का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है, यानी मेजरमेंट किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? प्लीज विचारों को व्यक्त करिए अपने। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी सर, जी सर। ओके। तो मेरा कहने का भाव यहां पर है कि चरों का मापन, चरों का मापन। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम, उम्मीद करता हूं स्टीवंस का नाम आप लोग जानते होंगे। सुना है नाम स्टीवंस का? नहीं सुने हैं तो बताइए, नहीं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। यस सर, यस सर। चलो अच्छा, बहुत अच्छी बात है यदि आपने सुना है। जब हम चरों का या वेरिएबलों का जब हम लोग मापन करते हैं तो एक नाम आता है स्टीवंस, बहुत ही फेमस पर्सन, और इन्होंने ही मापन, चरों का मापन का पैमाना जो है दिया था। चरों के मापन का पैमाना जो है इन्होंने ही दिया था। नाम आता है उनका स्टीवंस, यहां पे मैं नोट करूंगा स्टीवंस। ठीक है, स्टीवंस, सॉरी स्टीवन, स्टीवन ये नाम होता है। अब स्टीवन महोदय ने मापन की प्रक्रिया को इन्होंने 4 स्तर पर डिवाइड किया, यानी 4 लेवल बताए। कितने लेवल बताए थे? 4 स्तर बताए थे। ये स्तर आपसे परीक्षा में क्रम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला, अच्छा यह ध्यान रखिए, मापन की प्रक्रिया में उसकी यथार्थता के आधार पे है। ये जो 4 स्तर है ना, किसके आधार पे पूछा जाएगा? तो ऑप्शन में एक जगह लिखा रहेगा विश्वसनीयता, प्रमाणिकता, वैधता, यथार्थता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे ये जो ऑप्शन यथार्थता होगा, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो मापन की प्रक्रिया को या मापन की प्रक्रिया के अंतर्गत उसकी यथार्थता के आधार पे 4 स्तरों में इसको विभाजित किया स्टीवन ने 1946 में, 1946 में, 1946 में। तो पहला जो पार्ट इन्होंने बताया उसका नाम था नामित। क्या नाम था? नामित स्तर। समझते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए ये तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नामित को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल लेवल। पेपर में नॉमिनल भी आता है लिखा हुआ, जरूरी नहीं कि नामित लिखा ही हो, नॉमिनल भी लिखा रहेगा, तो आप नॉमिनल में इसी को सोचेंगे। प्लीज नोट भी करते रहिएगा अपने साथ ही साथ कॉपी पर। ठीक है, नॉमिनल। दूसरा आता है इसी के अंतर्गत क्रमित। क्रमित को बेसिकली बोला गया ऑर्डिनल लेवल। तीसरा आता है इसी के अंतर्गत आपके देखेंगे तो ऑर्डिनल हो गया, नॉमिनल हो गया, और उसके बाद आता है आपका आंतरिक। आंतरिक को क्या बोला जाएगा? इंटरवल या अंतराल, या अंतराल कह लीजिए या आंतरिक कह लीजिए। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा क्या? इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंटरवल बोला जाएगा। इंटरवल है ना, इंटरवल। और एक होता है चौथा स्तर जिसको हम लोग संबोधित करते हैं अनुपातिक या अनुपात, और इसे कहा जाएगा, इसको किस नाम से संबोधित करेंगे हम लोग?
रेशियो से, ठीक है, रेशियो स्केल से। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर इन केस आपके परीक्षा में बनाया गया सवाल पूछता है कि बताइए स्टीवंस ने वेरिएबल के मापन को कितने स्तर बताएं, तो 4 स्तर बताएं। आप बता दोगे। तो इसमें चरों को मापने के लिए ना विभिन्न तरीकों और पैमानों का उपयोग किया। तो ये था तरीका और पैमाना, जिसका नाम था नामित, क्रमित और आंतरित और अनुपातिक, ये नाम था पैमाना। अब हम बात करेंगे एक एक करके मेन कीवर्ड को लेकर थोड़ा थोड़ा सा। एक क्वेश्चन आपके यहां से बन सकता है क्रम में, तो क्रम आपको पता हो गया। नॉमिनल को हम लोग नाम मात्र भी कह सकते हैं और नामित भी बोल सकते हैं। तो ये तो नाम से स्पष्ट हो गया कि वेरिएबल को केवल श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा और इन श्रेणियों के बीच में कोई क्रम और कोई संबंध नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो आप ये कह सकते हो कि जेंडर के आधार पे, मैंने भाई मेल और फीमेल के आधार पे, या मैं ब्लड ग्रुप मतलब रक्त समूह के आधार पे, जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले अलग रहेंगे, बी ब्लड ग्रुप वाले अलग रहेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप वाले अलग रहेंगे और ओ ब्लड ग्रुप वाले ए अलग रहेंगे। मैंने नाम का यूज़ किया ब्लड ग्रुप का, ये ग्रुप से। चलो एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे किसी के नाम अमित है, अमित को हमने पहले रख लिया। किसी के नाम बबीता है, आपने बी पे रख लिया, है ना। किसी के नाम चंद्रभान है, आपने सी से रख लिया। किसी के नाम दीपक है, आपने डी से रख लिया। तो ये नाम के आधार पे, नॉमिनल मतलब नाम के आधार पे, ये एक प्रकार से अल्फ़ाबेट नाम मैं यूज़ कर रहा हूँ। या आप यहाँ पे कह सकते हो कि एक तरफ मैंने पुरुषों का ग्रुप बना दिया, एक तरफ मेल 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 मेल, तो दूसरी तरफ फीमेल फीमेल है, इसके आधार पर भी मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ फीमेल फीमेल करने का मतलब ये नहीं कि नाम महिलाओं का नाम क्रम से रखूँ, ये जरूरी नहीं है, ऊपर नीचे कर सकता हूँ, लेकिन है तो वो ग्रुप फीमेल का ही। तो मैंने आयु के मैंने लिंग के आधार पे यानी जेंडर के आधार पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मैंने ब्लड ग्रुप के आधार पे उनको डिवाइड कर दिया, मैंने उनको जो है नाम के आधार पे डिवाइड कर दिया। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि नाम मात्र मापन क्या होता है? प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करिएगा, तो फिर मैं अगला बढ़ूंगा, क्योंकि ये बड़ा आसान है और मैं कंप्लीट भी कर दिया इसको। बताइए। जी सर। चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा बोलते चलिए भाई, है ना, ताकि मुझे लगे कि आपको समझ में आ रहा है। तो मैं तीव्र गति से टॉपिक को कवर करूंगा, क्योंकि बहुत सारी टॉपिक है, मेन उसको मैं कवर कर लूंगा। फिर दूसरा मैं बढ़ता हूं, तो दूसरा हमारे सामने आता है क्रम सूचक। क्रम सूचक का मतलब होता है भाई ऑर्डिनल, नाम से स्पष्ट है, ऑर्डिनल स्केल। देखो ये स्तर पर वेरिएबल को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कोई चर है तो उसको क्रम में रखोगे, ऑर्डर में रखोगे, लेकिन श्रेणियों के बीच में अंतर समान नहीं होता। कोई श्रेणी अगर आप बना रहे हो, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि भाई 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, फिर 9 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर इस यहाँ पे 20 हो गया, तो मैंने ये कोई समान अंतर नहीं दर्शा रहा हूँ। बात को सुनते चलिएगा, समान, बट वेरिएबल को हम क्रम में दर्शाएंगे लेकिन अंतर समान नहीं होगा, ये बात सही है। जैसे मैं शिक्षा का स्तर लेता हूं, शिक्षा का स्तर। अब देखो शिक्षा के स्तर में अगर आप देखोगे तो कुछ बालक जो हैं मैथ में तेज हैं, हो सकता है कुछ बालिका हैं वो भी मैथ में तेज हैं, ठीक है, दोनों। तो ये शिक्षा का स्तर है। हो सकता है बालक अगर मैथ में तेज है तो बालिका मैथ में वीक भी हो सकती है ना। तो कोई यहाँ पे वो अंतर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन बट ये है एक प्रकार से कि ऑर्डिनरली हम लोग इस चीजों को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। कोई मान लीजिए बहुत कम है, कोई कम है, कोई मध्यम वर्ग का है, तो कोई मान लीजिए उच्च वर्ग का है, इसके आधार पे भी आपने डिफाइन कर दिया, है ना। तो जैसे मान लीजिए परीक्षा में जो बच्चों का अंक आता है, समझिएगा बात को, जो परीक्षा में बच्चों को अंक मिलता है वो अलग अलग मिलता है, अलग अलग। आप ही लोग अगर आप पेपर देने जा रहे हो एमएसएसओ का, तो हो सकता है कोई 100 में से 60 अंक प्राप्त करे, कोई हो सकता है 100 में से 80 अंक प्राप्त करे,
कोई हो सकता है 100 में से 70 अंक प्राप्त करे, तो कोई हो सकता है 100 में से 40 अंक प्राप्त करे, ऐसा हो सकता है। तो ये अंक का जो अंतर दिख रहा है, इसी का पार्ट ये बेसिकली क्रम में रहेगा, है ना। ये जो पार्ट बनेगा वो क्रम में एक प्रकार से डिफाइन होगा। ये हम क्रम में रखेंगे, पहले 80 को रख लेंगे, पहले 70, फिर उसके बाद 60, फिर 40, इस तरीके से हम बनाकर रखेंगे, है ना। तो क्रम का मतलब यहाँ पे यही दर्शाया गया। जैसे अगर मैं मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट आया तो उसको फर्स्ट पे रख देंगे, फिर सेकंड कोई आया तो सेकंड पे रख देंगे, कोई थर्ड आया तो थर्ड पे रख देंगे, फोर्थ आया, फिफ्थ आया, सिक्स्थ आया, इस तरीके से उसको ऑर्डर के रूप में हम दर्शा रहे हैं, यहाँ पे ग्रेड के आधार पे हम दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो आपका जो परिणाम के आधार पे आपने बनाया, मतलब अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले सामाजिक आर्थिक स्थिति पे लेकर, तो सामाजिक आर्थिक स्थिति में आपको 3 चीजें याद आनी चाहिए। एक तो मध्यम वर्ग आना चाहिए, ठीक है, एक मध्यम वर्ग आएगा, उसके आगे निम्न मध्यम वर्ग आएगा, आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका मध्यम वर्ग के बाद अगर हम बात करें तो उच्च मध्यम वर्ग आ जाएगा, मध्यम वर्ग आएगा। तो इस श्रेणी के आधार पे आपने डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। निम्न, मध्यम, उच्च, इसके आधार पे भी डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होता है ऑर्डिनली, है ना। ये इसके आधार पे हम स्केल में जो है बच्चों को और स्टूडेंट को रख देते हैं या क्लाइंट को रख देते हैं। तीसरा एक होता है इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है अनुपातिक, या मापन क्रम सूचक मापनी की तरह ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ माप की इकाई जो होगी उसका उपयोग किया जाएगा, लेकिन अंतर समान होंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, इस तरीके से आप बढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में यहां पर एक बात क्लिक हुई है कि भाई ये 3, 3 का क्या बन रहा है, अंतर बन रहा है, और अंतर क्या है, समान है, अंतर समान है। लेकिन ये जो 0 यहां पे मैंने लिखा है ना, ये 0 कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है, ये कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। ये यहां पर आप इसको लिख भी सकते हैं, वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है, इसमें बिंदु नहीं होता है, ये आप लिख सकते हैं। इसमें आपको जैसे सेल्सियस पैमाना आपको फाइंड आउट करना है, डिग्री सेल्सियस आपको फाइंड आउट करना है ना। तो इस दृष्टिकोण में फ़ारेनहाइट आपको फाइंड आउट करना है, तापमान के दृष्टिकोण में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डिग्री के दृष्टिकोण में, तो आप इंटरवल का यहाँ पे चीज़ें लागू कर सकते हैं, यानी अंतराल के रूप में। ये अंतराल का पार्ट बनेगा। आसान था, इजी भी है, इस चीज़ को आप समझ भी सकते हैं यहाँ पे कि अंतराल होता क्या है ना। ठीक है, तो अंतराल बेसिकली यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो एक बेसिकली समानता के रूप में दर्शाया गया है, समानता के रूप में। प्रश्नों को हल करने की संभावना होती है इसमें, इसलिए उस विषय में उसके ज्ञान को शून्य के रूप में जाना जाता है या शून्य कहा जाता है। तो जहाँ बेसिकली विषय के प्रश्नों को आप हल करने की संभावना जताते हैं, तो उस प्रक्रिया में या इस डेटा, दिए गए डेटा में इस शून्य का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान्य नहीं है इसका। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे। लेकिन एक और आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और आता है और उसका नाम है अनुपातिक। अनुपातिक को हम क्या नाम देंगे, रेशियो। इस स्तर के मापन को परिणात्मक जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। सांकेतक, क्रमसूचक और अंतराल मापनी के जो गुण होते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर 3 बताए हैं, नामित, क्रमसूचक, अंतराल, उनके गुणों का मिश्रण है ये अनुपातिक। तीनों का ऊपर का मिश्रण है ये, उपर्युक्त तीनों का मिश्रण,
उपर्युक्त तीनों का, ठीक है, सम्मिश्रण कह सकते हैं, सम्मिश्रण है ना इसमें। लेकिन जब आप ऊपर पढ़ रहे थे वहां मैंने कहा था वास्तविक जीरो नहीं होता है, लेकिन इसमें वास्तविक शून्य की संकल्पना है, वास्तविक शून्य की परिकल्पना है। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, इसको नोट करके लिखिएगा। ट्रू जीरो कहा जाता है इसको, ट्रू जीरो कहा जाता है। इसका एक प्रारंभिक निश्चित बिंदु होता है, अनुपात मापनी में अंक और बिंदु समान दूरी पर होते हैं, और इसका शून्य बिंदु अर्थपूर्ण होता है। ये जो वास्तविक शून्य होता है इसका कोई ना कोई अर्थ बनता है, तो इसलिए ये अर्थपूर्ण होता है, अर्थपूर्ण शून्य होता है। इसे अबस्ट्रैक्ट जीरो भी कहा जाता है, ट्रू जीरो भी कह सकते हो, अबस्ट्रैक्ट जीरो भी कह सकते हो आप इसको, है ना। अब मान लीजिए एक बुद्धि परीक्षा हुई, राम की बुद्धि लब्धि 150 आया राम की, श्याम की बुद्धि लब्धि 100 आई। तो ये यहां पे नहीं कहा जा सकता कि राम श्याम की बुद्धि से, ठीक है, 100 150 अपॉन में 100, 0 0 से काटोगे तो बचेगा यहाँ पे 3, यहाँ पर बचेगा 2। इस अनुपात में राम की बुद्धि श्याम की बुद्धि से, जानते हैं, 3/2 गुना से कम अथवा अधिक हो सकती है। इस प्रक्रिया में हम इस प्रक्रिया में संबोधित करेंगे, ना कि आपको इस प्रक्रिया में लिखना है, यह प्रक्रिया गलत कही जाएगी। आपको 3/2 की प्रक्रिया के दृष्टिकोण में लिखना होगा, यानी फ्रैक्शन फॉर्मेट में आपको लिखना होगा, ये पार्ट बनेगा, है ना। ये एक प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं तो भौतिक गुणों को पार्ट में दर्शाएगा, है ना, भौतिक गुणों के पार्ट में दर्शाएगा। लेकिन अगर हम बात करते, जैसे राम का भार 60 किलो है, श्याम का भार 20 किलोग्राम है, तो उस दृष्टिकोण में 60 और 3 का जो 60 और 20 का जो पार्ट था वो आपका इस तरीके से बनेगा। तो आप ये नहीं कहोगे कि 3/1 जो है गुना है, भाग है, तो ये नहीं, ये आप यहाँ पे अनुपात में दर्शाओगे कि 3:1 अनुपात में। तो ध्यान से सुन लीजिए, मैं एक बात बता देता हूं आपको यहाँ पे कि इस स्तर में केवल भौतिक चरों को, भौतिक जो वेरिएबल होंगे उसी का पार्ट इसके अंतर्गत रहेगा, भौतिक वेरिएबल का। और जो अभौतिक वेरिएबल होंगे, अभौतिक वेरिएबल, उनको हम लोग इस रेशियो में नहीं दर्शाएंगे। अभौतिक वेरिएबल वो होता है, जैसे हमने आईक्यू को फाइंड आउट किया कि राम के आईक्यू 150 है, श्याम के आईक्यू 100 है, ये अभौतिक परिप्रेक्ष्य में होगा। और भौतिक परिप्रेक्ष्य होता है जैसे मान लीजिए वेट हो गया आपका, वजन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अंक हो गया, मतलब राम ने अंक प्राप्त किया दुगना श्याम से, तो वो अंक हो गया आपका भौतिक। उस दृष्टिकोण में ये चीजें बन जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका मापन का स्केल। उसके बाद आता है व्यवहार आधारित मापनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा इसे भी आप लोग ध्यान रखें, है ना। टाइप व्यवहार आधारित मापनी को हम लोग बोल सकते हैं एटीट्यूडनल स्केल, व्यवहार आधारित मापनी, है ना। अब देखो इसमें एक मेडिकल सोशल वर्कर जब फॉर्मेट मिलता है सोशल वर्कर को, केजीएमयू का या एमएसएसओ का या किसी भी स्टेट का जब फॉर्म मिलता है हॉस्पिटल की तरफ से, तो हमारे सामने कुछ प्रश्न होते हैं, उस प्रश्नों का जवाब हमें जब देना पड़ता है तो बंद प्रश्नावली के आधार पर देना पड़ता है ना। तो यहां सोशल वर्कर सहमत के रूप में
असहमत के रूप में, ठीक है, दृढ़तापूर्ण के रूप में, ठीक है, अदृढ़तापूर्ण के रूप में, इस तरीके से वो संकेत देकर उसको बेसिकली मापन करता है। तो ये व्यवहार आधारित मापनी जो होती है वो होती है गुणात्मक मापनी। क्या होती है? गुणात्मक। देखिए ध्यान सुनिए, मात्रात्मक नहीं होगी। ये जितनी भी मापनी बिहेवियर से संबंधित होंगी वो गुणात्मक होंगे। पेपर में सवाल बना हुआ भी है। बिहेवियर को मापने के लिए हम लोग क्वालिटेटिव स्केल का पैमाना यानी यूज करते हैं। तो एक सन 1932 में 1932 में एक विद्वान का नाम आपने सुना भी होगा, लिंकर्ट करके। लिंकर्ट बहुत ही फेमस पर्सन रहे ये, लिंकर्ट महोदय। और इन्होंने अपने ही नाम पर एक स्केल दिया, उसका नाम रखा लिंकर्ट मापनी। अपने ही नाम पर क्या नाम रखा? लिंकर्ट मापनी। अच्छा, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? प्लीज एक बार बताइए। पता चले मैं कथा बाँच रहा हूं और आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, अच्छा नहीं है। जी सर। चलो बहुत बढ़िया है। तो इस लिंकर्ट मापनी को ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इस लिंकर्ट मापनी को सन 1932 में जब इसको लाया गया तो गुणों को बेस बनाकर चीजों को बताया गया। तो ये मापनी सर्वेक्षण के दृष्टिकोण में राय मापने के लिए थी। क्या मापने के लिए थी? राय। जैसे आपकी क्या राय है ना? मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप थोड़ा सा राय बताइए अपना कि केजीएमयू की वैकेंसी में क्या धांधली होगी, तो आपके विभिन्न प्रकार के राय हो सकते हैं, है ना भाई। गुणात्मक, मैंने सीधा बता दिया गुणात्मक है। आप गुणों पर हम बात कर रहे हैं तो वो अपनी बात कुछ भी बोल सकता है, तर्क बोल सकता है अपने तर्क के आधार पे, है ना। तो रेसिसस लिंकर्ट महोदय ने कहा कि राय को मापने के लिए एक सामान्य उपकरण है ये। राय को मापने के लिए एक सामान्य उपकरण है ये, ठीक है, हो गया। अमेरिका के विद्वान थे, सामाजिक वैज्ञानिक थे ये, रेसिस लिंकर्ट इनका पूरा नाम है। 1932 में इस स्केल को दिया इन्होंने। इसका उद्देश्य केवल इतना मात्र था कि यह आकलन करना था कि उत्तरदाता यानी सेवार्थी विशेष संरचनाओं से संबंधित जो भी कथन या प्रश्नों से वो कितना सहमत हो रहा है, कितना असहमत हो रहा है। मेरा सवाल ये है सेवार्थी से या आपसे ही, क्या केजीएमयू में धांधली होने वाली है? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं सहमत हूं, हो सकती है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर नहीं होगी, मैं इस बात से असहमत हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों से केजीएमयू की विशेष संरचनाओं के संदर्भ में इस कथन को यानी इस प्रश्न को पूछा और इस प्रश्न के बारे में मैंने लोगों से राय जाना। आप लोग देखिए, अगर जब चुनाव वगैरह होते हैं, मीडिया लोग क्या करते हैं, पूछते हैं लोगों से कि भाई इस बार बीजेपी आएगी कि आम आदमी पार्टी आएगी या सपा आएगी या बीएसपी आएगी। तो लोगों के राय आते हैं, उस राय के आधार पे हम एक अनुमान निकाल के रुझान आप लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं या प्रस्तुत कर देते हैं। तो वो है लिंकर्ट मापनी, वो है लिंकर्ट मापनी। आमतौर पे जब आप इस लिंकर्ट मापनी का यूज करना, ध्यान से सुन लीजिए, मैं प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं, जब इसको यूज करना 5 या 7 अंक का, आप जब बेटर सहमति के परिप्रेक्ष्य में रहेगा, जब मूल्यांकन होता है ना, तो उत्तरदाता जब देता है अपने जवाब को किसी कथन के साथ, सहमति दर्शाता है या असहमति दर्शाता है, तो उस मूल्यांकन में एक या तो 5 अंक या तो 7 अंक प्रस्तुत किया जाता है। 5 या तो 7 अंक दिया जाता है। पूरी तरह से अगर वो सहमत है तो आप कह लीजिए कि 7 अंक, थोड़ा सा हिचकिचाहट है तो 5 अंक, पूरी तरह से अगर वो असहमत है तो 7 अंक दे सकते हो। उसे लग रहा है कि 5 भी 7 भी हो सकता है तो उसे 5 अंक दीजिए, सहमत भी हो सकता है असहमत भी हो सकता है तो उसे 5 अंक दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिंकर्ट मापनी का स्केल जो है बेसिकली यूज किया जाता है। अब इंटरव्यू में कोई पूछेगा तो आप इसी तरीके से जवाब दे सकते हो। बाद में भी इस क्लास को देख लीजिएगा
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पर इसके बारे में। ज्ञान का आधार क्या है, संचार कौशल क्या है, शिक्षण सामग्री किस तरीके से प्रस्तुत की जा रही है, रिसोर्सेज किस तरीके से आपके पास हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर बातचीत की जाती है इसमें। आगे बढ़ते हैं एक दूसरा स्केल को लेकर हम लोग। बहुत ही फेमस स्केल वो भी है जिसका नाम है थर्स्टन। क्या नाम है? थर्स्टन स्केल। आशा करता हूं कि थर्स्टन स्केल के बारे में भी आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। थर्स्टन स्केल बेसिकली अगर मैं बात करता हूं ठीक लिंकर्ट स्केल की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। थर्स्टन स्केल में थर्स्टन स्केल मनोविज्ञान और समाज कार्य और समाजशास्त्र में किसी दृष्टिकोण को मापने की एक पहली औपचारिक तकनीकी है। ये पहली औपचारिक तकनीक है। ये तकनीक है लुई लियोन थर्स्टन सन 1928 में इसको विकसित किया और अपने ही नाम पे रख दिया थर्स्टन स्केल। मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो धर्म के प्रति दृष्टिकोण मापने का साधन है। ये धर्म के प्रति दृष्टिकोण को मापने के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो, लेकिन लिंकर्ट मापनी जैसी है, परंतु इस मापनी में अलग अलग विवरण, प्रभाव, भार और असाइनमेंट इत्यादि चीजें दी जाती हैं। जैसे मैंने कहा ज्ञान का आधार को लेकर, तो उसको पॉइंट में माप सकते हो आप। 1.5 का भार महत्व दे सकते हो पॉइंट के दृष्टिकोण में। शिक्षण सामग्री को आपको प्रस्तुत करनी है तो सबसे बेटर था, मतलब अंक होता है 1 2 3 करके ग्रेड के रूप में, तो उस स्केल। लेकिन यहाँ जो लिंकर्ट मापनी में था केवल सहमति असहमति में ही हम अपने कॉन्सेप्ट को 5 और 7 दे रहे थे। यहाँ पर 1 2 जैसे अंकों का आप यहाँ पर यूज में ला सकते हो। 1 अंक दे सकते हो, 2 अंक दे सकते हो, 5 अंक दे सकते हो। जो भी फॉर्मेट मिलेंगे उस फॉर्मेट के नीचे लिखा मिलेगा आपको। फॉर्मेट के नीचे लिखा हुआ मिलेगा कि आप संख्या में जब भी दर्शाएंगे तो संख्या में नीचे लिखा रहेगा कि आप गुड तो 1 नंबर, ठीक है। थोड़ा सा उससे बेसिकली नाइस वर्ड आता है तो 2 अंक, ठीक है। पुअर है तो 3 वर्ड, वेरी पुअर है तो 4 अंक। इस तरीके से आपको अंकों को संबोधित करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ बेसिकली जो थर्स्टन स्केल है वो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि हम अंकों में दर्शाएंगे इसको। इसके भार, महत्व, निर्देशन या असाइनमेंट जैसे जो ज्ञान का आधार है, जो भार है, जो शिक्षण सामग्री प्रस्तुत की जा रही है, उसके प्रक्रिया में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो ये चीजें इसके संदर्भ में बेसिकली दर्शाई गई है, ठीक है। तो हम इसका उपयोग बेसिकली करते हैं थर्स्टन स्केल का। एक स्केल और आता है गुटमैन स्केल। बहुत फेमस रहा गुटमैन स्केल भी, है ना, लेकिन परीक्षा में बहुत कम आता है। लेकिन जब भी आता है गुटमैन का स्केल तो वो केवल अगर मैं बात करूं तो फैक्ट से पूछा जाता है गुटमैन स्केल, है ना। गुटमैन स्केल जानते हैं गुटमैन स्केल किसके द्वारा दिया गया है? प्लीज अगर किसी बच्चों को मालूम है तो थोड़ा सा अपनी राय व्यक्त करें। अगर किसी भी बच्चों को ये चीजें पता है तो गुटमैन स्केल के बारे में अपनी राय थोड़ा सा व्यक्त कर सकते हैं प्लीज। नहीं पता सर। नहीं पता, कोई बात नहीं मैडम। तो सुनिए, मुझे मालूम है, मैं आपको बताता हूं। ये गुटमैन स्केल के रूप में बेसिकली एक प्रकार से एक ऐसा दृष्टिकोण माना जाता है ये जहां व्यक्ति परकता यानी व्यक्ति परकता पर बल देता है। ये गुटमैन स्केल, है ना, लुईस गुटमैन के द्वारा ये विकसित किया गया। अमेरिका के विद्वान रहे, अमेरिकी सैनिक रहे, और जिन्होंने क्लासिक कार्य के हिस्से का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बताया स्केल में।
मतलब एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को जो है विषय के आधार पे सेट करके हम उसको उत्तर देंगे, या एक बाइनरी प्रश्नों को तैयार करेंगे और बाइनरी प्रश्न जो रहेंगे उस प्रश्नों में हम अंक जो है उसको प्रोवाइड कराएंगे उस दृष्टिकोण में। तो गुटमैन ने सन 1945 में इसको दिया, संशोधन का पार्ट बना। 1947 में संशोधन किया गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1950 में भी इसका संशोधन का पार्ट देखने को मिला। मैकाइवर एंड करमाइंस करके एक विद्वान रहे, ठीक है, एक विद्वान रहे जिन्होंने 1979 में नाम पूछता है अगर पेपर में तो आप मैकाइवर एंड पेज मत कर दीजिएगा, यहाँ पे नाम आएगा करमाइंस का। करमाइंस महोदय थे, ठीक है। एक नाम आता है टॉर्गर्सन का नाम, टॉर्गर्सन का नाम आता है, और इन्होंने सन 1958 में इसका बेसिकली यूज़ किया। तो ये बेसिकली वर्ष है, वर्ष के रूप में थोड़ी सी बातें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब सुनिए गुटमैन स्केल क्या था, इसका रोल क्या चीज़ है, ये बेसिकली दर्शाता था। तो गुटमैन स्केल पर ये ना अंक बेसिकली उत्तरदाता को अंक दिए जाते थे 5, 3, 9, और वो भी संचयी आवृत्ति में। वो भी संचयी आवृत्ति जानते हैं, जैसे एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 2 है, 5 है, 9 है, 7 है। तो ये संचयी आवृत्ति में दिया जाता था, संचयी फ्रीक्वेंसी में। तो 2 यहाँ पे लिखोगे, इसको आप ऐड कर लोगे, तो इसको ऐड करोगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 7 और इसको ऐड करोगे 7 और 9 को ऐड करोगे तो 16 हो जाएगा, 16 और 7 को आप ऐड करोगे तो हो जाएगा ये 25। अब इसको भी अगर आप ऐड करोगे तो 25 ही आएगा नीचे। अंक संचयी आवृत्ति में दिया जाता था। पिछला जो अंक आपने दिया है जब उसका मूल्यांकन करेंगे तो उस पिछले वाले अंक का आप ऐड कर लेंगे, पिछले वाले अंक को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये गुटमैन स्केल में ये शब्द जो है बेसिकली यूज किया जाता है, संचयी आवृत्ति को। ये बात जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। तो इम्पोर्टेंट दृष्टिकोण में ये नाम लिया जाता है। कभी कभी राय, है ना, स्वयं की राय बेहतर परिणाम के लिए भविष्यवाणी भी करता है, ऐसे चीज़ों पर ये दर्शाता है। हाँ ना के रूप में भी सवाल हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया, क्या आप उसमें एडमिशन ले चुके हैं, तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आप उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, हाँ, और नहीं तो नहीं, इस रूप में भी हो सकता है। गणितज्ञ के साथ साथ सामाजिक क्रियाओं पर भी ये गुटमैन स्केल का पैमाना जो है लागू होता है। हाँ ना में जवाब भी हो सकता है, अंकों के रूप में भी जवाब हो सकता है, रैंक के रूप में भी इसका नाम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्केल का यूज किया जाता है। अवसाद हमारे समाज में कई लोगों को प्रभावित करता है। अब आप बताइए हाँ या ना। फिर से सवाल सुनिए, मैंने कहा अवसाद मतलब डिप्रेशन हमारे समाज में कई लोगों को प्रभावित करता है। हाँ या ना में जवाब दोगे तो इसका मतलब होता है हाँ, तो आप हाँ करोगे। मेरा अगला सवाल रहेगा कि दवाइयाँ अवसाद से निपटने में सहायक हो सकती हैं, तो जवाब आएगा हाँ। थेरेपी और दवा अवसाद से निपटने में मदद कर सकती हैं, तो जवाब आएगा हाँ। तो इन प्रश्नों के उत्तर से उत्तरदाता के अवसाद के प्रति विचार और दृष्टिकोण का पता चलता है। हमें यह पता चला कि जो क्लाइंट था उसको मालूम है अवसाद के बारे में। अब ऐसे थोड़ी ना रैंडम सवाल पूछ लोगे उससे। अब वो बेचारा सेवार्थी डिप्रेशन एंजाइटी से ग्रसित हो और आप उससे जीके पूछने लगो, ऐसा पैटर्न ही नहीं बनेगा। गुटमैन स्केल ये कहता है कि सेवार्थी जिस प्रॉब्लम में है उसके आधार पे आपके पास प्रश्न होने चाहिए, तो उस दृष्टिकोण में आप दोगे जवाब, ठीक है। तो यहां पर यही गुटमैन को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। किसी भी शोध प्रश्न की पहचान करना या राय को जानना, हाँ या ना में प्रश्नों को जवाब देना,
ठीक है, सहमत असहमतों की श्रृंखला बनाकर आप उसका जवाब या ले रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण में इसका नाम देखने को मिलता है, गुटमैन स्केल। तो ये भी हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहेगा, समाज कार्य में, मनोविज्ञान में, राजनीति विज्ञान में, नृविज्ञान में, इत्यादि जगहों पर बेसिकली इसका यूज भी किया जाता है ना। तो ये था गुटमैन का स्केल। बताओ, ये बात समझ में आई? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। अरे भाई, अब बताओ इसमें क्या रिपीट करो, रिकॉर्डेड क्लासेस है मैडम, देख लीजिएगा। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि जो ये गुटमैन स्केल होता है, ये मुख्य रूप से आप इसको अंकों में और हाँ या ना में आप उसका जवाब उस सेवार्थी से यानी उत्तरदाता से आप ले सकते हैं। ठीक है, उत्तरदाता से, बस इतनी जी सर। ध्यान रखिएगा। ठीक है मैडम, वरना आप इसकी वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं। एक और स्केल होता है, बहुत फेमस है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, नाम है सोशल डिस्टेंस स्केल। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? सामाजिक दूरी का मापन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार आया है, जो बच्चे यूजीसी नेट के होंगे उनको मालूम होगा। इस पैमाना का उपयोग विभिन्न समूह में किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? समूहों में इसका प्रयोग किया जाता है, सामाजिक दूरी का मापन। मैं बता दूं, एमोरी बोगार्ट्स महोदय ने सन 1924 में इस सोशल डिस्टेंस को डेवलप किया। कहा कि सामाजिक दूरी के अंतर्गत जातीयता के आधार पर कोई समूह होगा, कोई नस्लीय समूह होगा। इन समूह के जो भी सदस्य होंगे, उन सदस्यों के प्रति व्यक्तियों की निकटता और दूरी की डिग्री मापा जाएगा, है ना। समाजशास्त्री विद्वान एमोरी बोगार्ट्स बड़े फेमस विद्वान रहे, जिन्होंने इस पैमाने को दिया। और पैमाने को जब दिया तो इन्होंने कहा कि आप काम किस प्रकार करोगे इसमें। कहा कि पैमाने में प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाएंगे हम लोग, प्रश्न की एक श्रृंखला बनाएंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे। और जब प्रश्न बना लेंगे तो उसमें ना उत्तरदाता से उनकी भावनाओं के बारे में पूछेंगे, उनके विशेष समूह के सदस्यों के साथ उनका क्या रोल है, कितना वो अंतर्गता के रूप में है उनके साथ, कितना वो मिले जुले हैं उस समूह के साथ, कितने वो लोग हैं जो समूह को बेसिकली पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समूह में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पिछड़े वर्ग के होंगे, और जो उच्च वर्ग के लोग होंगे वो शायद पिछड़े वर्ग को पसंद नहीं करते होंगे। हम ये जानने का प्रयास करते हैं। ये है सामाजिक दूरी का मापन, ये है सोशल डिस्टेंस का स्केल। तो इस पैमाने में मैडम ध्यान सुनिएगा, 7 एक बिंदु पैमाना का उपयोग किया जाता है। और अत्यधिक अगर निकट है, वो सबसे ज़्यादा निकट है, वो सोशल मतलब लोगों से, जातीय में या नस्ल में सबसे निकट है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ में लाएंगे जो है अत्यधिक निकटता 1। यहाँ पे नोट कर लीजिए, अत्यधिक निकटता 1 और अत्यधिक दूरी दर्शाएगा कितने नंबर से? 7, यानी 7 से। तो सामाजिक दूरी पैमाना एक संचयी पैमाना है, जिसका अर्थ है किसी भी मद के साथ सहमति का तात्पर्य पहले के मदों के साथ सहमत है या नहीं सहमत है। लोगों के साथ सहमत है तो ठीक है, नहीं सहमत है तो फिर तो भाई हम उस पर कार्य करेंगे। ये था सोशल डिस्टेंस, है ना। तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये आपके लिए। आशा करता हूँ कि ये जो स्केल थे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, जो कि सोशल काउंसलिंग के संदर्भ में थे, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, है ना। जी सर। हाँ, आपने एक नाम सुना होगा, MMPI टेस्ट करके आता है परीक्षा में, अभी यूजीसी नेट सोशल वर्क में पूछा गया था ये MMPI, है ना। और MMPI का पूरा नाम अगर कहा जाए तो हम लोग इसको संबोधित करते हैं मिनीसोटा करके। मैं यहाँ पे नोट करूँगा ताकि आप लोग नोट भी करते रहें। MMPI पहली बार बहुत बच्चे सुन रहे होंगे MMPI के बारे में। इसको बोला जाता है मिनीसोटा
मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ये नाम बच्चों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो आप सुन लीजिए। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है ये, जो व्यक्तित्व और मनोविकृति को मापता है। एमएमपीआई किसको मापता है? व्यक्तित्व व मनोविकृति को मापता है। इसका उपयोग ना जो मानसिक स्वास्थ्य व्यावसायिकों को, मानसिक स्वास्थ्य विकार जो होते हैं, जो मेंटल हेल्थ से डिसऑर्डर होते हैं, उनमें डायग्नोसिस करने में बड़ा मदद करता है ये एमएमपीआई। एक प्रकार का टेस्ट है। व्यक्तिगत विश्वासों और लक्षणों की हम यहाँ पे पहचान करते हैं। उस व्यक्तिगत व्यक्ति की क्या लक्षण से हैं, क्या फीचर हैं, उसकी क्या विश्वास हैं, उसके संदर्भ में हम उसको जानने का प्रयास करते हैं इसको। हालांकि एमएमपीआई जब सबसे पहली बार आया तो सन 1940 का वर्ष था, वो 1940 वर्ष था। नैदानिक मनोवैज्ञानिक रहे एक, जिनका नाम था स्टार्क आर हाथवे, और एक साइकोटिस्ट थे, न्यूरोसाइकोटिस्ट थे, जिनका नाम था जे चार्ले मैकिनले। इनके द्वारा ये दिया गया। ये संशोधन का पार्ट रहा, एमएमपीआई संशोधन का पार्ट रहा। तो परीक्षा में पूछता है एमएमपीआई 2 किसने दिया? एमएमपीआई 1 था। एमएमपीआई जब 2 आया तो वह वर्ष था 1989 का, और ये संशोधन का पार्ट था। अब मैं आपको बता दूं, ये एमएमपीआई कितने वर्ष के बच्चों के लिए कर रहा था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनालिटी लिखा, इसका मतलब व्यक्तित्व लिखा है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई टीन एज वाले आ रहे होंगे, यानी किशोरावस्था वाले। हालांकि किशोरावस्था की आयु अलग है ना, किशोरावस्था की आयु अलग है। फिर भी आप ध्यान रखें, इसकी जो आयु बताई गई है 14 से लेकर 18 वर्ष बताई गई है। 12 से लेकर 18 वर्ष होता है किशोरावस्था की आयु, लेकिन एमएमपीआई जो है 14 से 18 साल का होता है, जो किशोर लोग होते हैं उनके लिए यूज में लाया जाता है। तो सटीक परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए यह परीक्षण करता है, और इसके साथ मनोचिकित्सक काम करता है, या आप कह लीजिए कि एक मेडिकल सोशल वर्कर भी काउंसलर में इसका यूज करता है एमएमपीआई। तो इस परीक्षण से लाभ बेसिकली क्या होता है, हमें उसके स्किल और उसकी व्यापकता का पता चलता है, उसके लक्षण हमें पता चल जाते हैं, उसके स्किल कौन कौन से हैं इस एमएमपीआई से, है ना। तो एमएमपीआई भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। मैं चाहूँगा इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो एक बार स्पष्टीकरण करिएगा प्लीज़ आप लोग। क्या आपने मापन पढ़ लिया, समझ में आ गया? यस सर। मापन को पढ़ लिया, फिर आपने एक यहाँ पे टेस्ट और देख लिया, एमएमपीआई टेस्ट मनोविज्ञान में। हालांकि कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं आपके, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर यहाँ पे करवाऊंगा। फिलहाल अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि और भी इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है, ठीक है। संदीप जी आज क्लास में नहीं है क्या? लग रहा नहीं है, अगर होते तो ज़रूर बोलते। देखिए यहाँ पे परामर्श क्या है, ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों के लिए। इसमें विशेषता कौन सी है, परामर्श के प्रकार देख लेते हैं। देखो थोड़ा सा परामर्श के प्रकार को हम लोग बात पढ़ लेते हैं कि परामर्श के टाइप में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने जैसे एक काउंसलिंग की टाइप, परामर्श का मतलब ये होता है काउंसलिंग की टाइप। अब देखो काउंसलिंग ना 3 टाइप की होती है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ इंडिविजुअल काउंसलिंग, और इंडिविजुअल काउंसलिंग के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो व्यक्तिगत चीज़ों को दर्शाता है ना। बात समझ रहे हैं ना।
इंडिविजुअल काउंसलिंग की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो वो व्यक्तिगत परामर्श को दर्शाता है। और व्यक्तिगत चिकित्सा मनोचिकित्सा के रूप में जब आप किसी क्रिया को जानते हो तो वह एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में उभर के आती है हमारे सामने कि एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता यानी आप लोग, ठीक है, क्लाइंट को व्यक्तिगत मुद्दों और मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं और जीवन की चुनौतियों का पता लगाकर उसका समाधान करने में मदद करते हैं। तो यानी पर्टिकुलर तरीके से एक व्यक्ति पर बल देते हैं और ये नाम बेसिकली नाम से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाई हाँ ये व्यक्तिगत है। यहाँ हम संबंध का निर्माण करेंगे क्लाइंट के साथ, मूल्यांकन करेंगे, निदान करेंगे, लक्ष्य की स्थापना करेंगे, फिर लक्ष्य को हम हस्तक्षेप करेंगे, मूल्यांकन और समाप्ति के माध्यम से हम क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो इस व्यक्तिगत परामर्श में अब आप मेडिकल सोशल वर्कर हो तो आप एक तो साइकोडायनेमिक थेरेपी लगा दोगे, इसमें साइकोडायनेमिक थेरेपी लगा दोगे, एक आप लगा दोगे क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी लगा दोगे, एक आप सीबीटी लगा दोगे। सीबीटी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक आप यहाँ पर ना एक्सेप्टेंस की एक थ्योरी होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी वो भी है, परीक्षा में अभी तक तो आया तो नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है ना। कमिटमेंट थेरेपी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। अच्छा ये क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एसीटी 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 बड़ी इंपॉर्टेंट थेरेपी के रूप में जानी भी जाती है। स्वीकृति एंड प्रतिबद्धता, कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, थेरेपी है, एक टॉकिंग थेरेपी है ये। लोगों को मनोवैज्ञानिक लचीलेपन को बेहतर बनाने के लिए बेसिकली ये यूज़ में लाई जाती है एसीटी। ये जानते हैं कैसे काम करती है एसीटी? अपने जो अनुभव होते हैं उस अनुभव को स्वीकारना होता है, मतलब विचार भावना, ठीक है, संवेदनाओं को हमें स्वीकार करना सीखना होगा कि भाई हम उसकी विचार भावनाओं को स्वीकार करें, संवेदनाओं को स्वीकार करें। सोच से विरत होना पड़ता है, विचारों और विश्वासों का अनुसरण किया जाता है और उसका अवलोकन किया जाता है इसलिए, है ना। तो ये जैसे मान लीजिए एसीटी लोगों को दर्द है, शोक है, बहुत लोग होते हैं ना जो कोई प्रियजन उनके खत्म हो जाते हैं तो शोक में रहते हैं, तो उनके लिए हम एसीटी यूज कर सकते हैं। उनके लिए कोई बीमारी से ग्रसित है, HIV एड्स वगैरह से, कोविड-19 से, तो एसीटी को लगा सकते हैं। या लोगों को ना उन बाधाओं से निपटने में मदद करता है जो उन्हें उपचार योजनाओं में भाग लेने से रोकता है। उस प्रक्रिया में ये चीज़ें बेसिकली देखने को मिलता है। एसीटी थेरेपी या थ्योरी आप ऐसा कह सकते हैं। ये दोनों अप्रोच के नाम से भी ये जानी जाती है। सन 1986 में आई थी ये थेरेपी, 1986 में आई थी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता चुका हूँ आपके, काउंसलिंग की जितनी भी क्लास चली है बड़ी इंपॉर्टेंट चली है, वर्ष के साथ नाम भी बताया हूँ आप लोगों को। मनोवैज्ञानिक थे इसके स्टीवन हेल्स करके एक नाम आते हैं, स्टीवन हेल्स नाम आता है, एक नाम आता है केली विल्सन करके नाम आता है, एक नाम आता है किर्क स्ट्रो साहल, ये 3 नाम आता है। इन तीनों लोगों ने इस थेरेपी को दिया था। इसका उपयोग बेसिकली एसीटी का उपयोग मानसिक शारीरिक चुनौतियों से इलाज करता है। ये अवसाद, डिप्रेशन, दर्द, व्यसन, भोजन संबंधी विकार जो होते हैं उसका ये बेसिकली क्या करता है, निदान करता है, डायग्नोसिस करता है। और ये सभी थ्योरी आप लगा सकते हो व्यक्तिगत काउंसलिंग में, याद रखिएगा। एक होता है अगर हम बात कर दें तो ग्रुप काउंसलिंग होता है, एक नाम सुना होगा ग्रुप काउंसलिंग, मैं बता चुका हूं आप लोगों को। देखिए ये जो ग्रुप काउंसलिंग होता है ये उन लोगों के लिए एक व्यवहार विकल्प के रूप में हो सकता है। देखिए ये मनोचिकित्सा का एक रूप है जो लोगों को मानसिक स्वास्थ्य व्यवसाय के मार्गदर्शन में मुद्दों और भावनाओं के माध्यम से काम करने में मदद करता है। ये इस जो है परामर्श, समूह परामर्श, जैसे जो लोग उस ग्रुप में पार्टिसिपेट होते हैं ना, उनके वैल्यूज़, उनके धारणाएं, है ना, उन चीज़ों के ऊपर ये असर करता है। प्रतिभागियों को परिवर्तन के लिए सुझाव और मॉडल प्राप्त करता है। प्रतिभागी का मतलब क्या हुआ, जो ग्रुप में लोग हैं, जो ग्रुप के सदस्य हैं, उनके लिए, उनमें बेसिकली ये चीज़ें दर्शाई जाती है।
इस ग्रुप परामर्श पर आप विचार कब करें, आप कब सोचें कि ये ग्रुप काउंसलिंग होगी या ग्रुप काउंसलिंग लगाया जाएगा। आप इस बात पर विचार करना बिल्कुल चाहेंगे, और उस परिस्थिति में मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिगत रूप से भाग ना ले रहा हो स्टूडेंट या सेवार्थी, उस ग्रुप में वो पार्टिसिपेट हो रहा हो, और ग्रुप के अंतर्गत अगर कोई सेवार्थी मान लीजिए पीछे, अब जरूरी ये नहीं कि 10 लोगों का ग्रुप बना है तो 10 के लोग सक्षम हों, 80% 90% सीख ही रहे हों। एक ऐसा सेवार्थी हो सकता है जो पीछे हो, तो उस क्रिया में आप उसको ग्रुप से बाहर नहीं करेंगे, आप उसको एक्स्ट्रा टाइम देकर उस ग्रुप में जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए यहाँ पे ग्रुप काउंसलिंग बन जाता है, अन्यथा तो ग्रुप काउंसलिंग ही होगी। एक कॉमन समस्या, उस ग्रुप में जो 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग HIV एड्स से प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा फिर वो ग्रुप ही नहीं बनेगा। मतलब एक कॉमन समस्या होनी ही चाहिए ग्रुप काउंसलिंग का, ये पार्ट होगा। मादक द्रव्यों का अगर कोई सेवन कर रहा है, ड्रग्स वगैरह ले रहा है, शराब वगैरह पी रहा है, तो उस परिस्थिति में जितने भी बच्चे हैं या जितने भी लोगों को आपने लिया है, वो सभी लोग इसी प्रॉब्लम से ग्रसित हों, तभी आप ग्रुप काउंसलिंग वहां पे कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। एक तीसरा होता है फैमिली काउंसलिंग। नाम से स्पष्ट, पारिवारिक काउंसलिंग। पारिवारिक काउंसलिंग एक प्रकार की थेरेपी है, एक प्रकार की चिकित्सा है जो परिवार के मुद्दों को संबोधित करती है। परिवार के मुद्दे मतलब परिवार की समस्या क्या है उसको संबोधित करेगा। अब उनकी कई समस्या होती है, उन समस्या को हल करने के लिए हम फैमिली थेरेपी लगाते हैं। देखो, फैमिली में संचार संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेशन संबंधी, पालन पोषण में प्रॉब्लम हो सकती है, वैवाहिक क्रियाओं में संघर्ष बन सकता है, किसी चीज की लत हो सकती है, भाई बहनों के बीच में अक्सर देखा जाता है प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, समस्याएं हो सकती हैं, वो समस्याएं बड़ी बड़ी बन जाती हैं। कभी कभी अचानक परिवर्तन या बदलाव आ जाता है, जैसे कोई प्रियजन परिवार का सदस्य है वो एक्सपायर कर गया या उसकी मृत्यु हो गई, तो उस कंडीशन में भी फैमिली थेरेपी बेसिकली यूज में लाई जाएगी। तो वहां पे नैरेटिव थेरेपी, संरचनात्मक फैमिली थेरेपी, है ना, इस तरीके की जो थेरेपीज वगैरह होती हैं हम लोग उसको फिर यूज में लाते हैं, फैमिली थेरेपी। या आप इस परिस्थिति में आप कह सकते हो कि ये फैमिली काउंसलिंग का पार्ट रहा है। अमेरिका में इसको डेवलप किया गया था, फैमिली थेरेपी को, फैमिली काउंसलिंग को, सन 1940 और 50 के दशक में, है ना। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मैरिज काउंसलर की स्थापना हुई थी 1942 में, 1942 में। लास्ट क्लास में बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना, बता चुका हूँ ये चीज़ें जब मैं पढ़ा रहा था आपको। तो भारत में फैमिली जो काउंसलिंग है सन 1983 में हुआ था, शुरू हुई थी परिवार परामर्श केंद्र के रूप में। यहाँ पे लिख दीजिए परिवार परामर्श केंद्र। भारत सरकार ने वैवाहिक कलह जो होता है, जो तनावपूर्ण संबंध होते हैं परिवार में, उनकी मदद करने के लिए ये परिवार परामर्श केंद्र बनाया गया था। इसको इन शॉर्ट में FCC कहा जाता है, फैमिली काउंसलिंग के सेंटर। और सन 1983 में, जिस समय इंडिया पहला वर्ल्ड कप जीता था, है ना, वो चीज़ आप जरूर ध्यान में रखें। एक मिनट, ठीक है, क्लियर है? बताओ एक बार प्लीज। जी सर। चलो भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्लास तो आज आपकी यहाँ पे ख़त्म होगी। देखिए, परामर्श की कुछ थ्योरीज हैं, कुछ सिद्धांत हैं, मनोगतिकीय सिद्धांत है, साइकोडायनेमिक थ्योरी, ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। व्यवहार का सिद्धांत है, CCT OCT पढ़ा चुका हूँ, है ना, ये चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को। गेस्टाल्ट थेरेपी, अस्तित्ववाद का चिकित्सा, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ आप लोगों को। संज्ञानात्मक CBT भी बता चुका हूँ आप लोगों को। तर्क RBT बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। लगभग मैंने आप लोगों का जो टॉपिक रही है, जो क्लास रहा है, वो मैं आपका क्रम से करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और यहाँ आपका काउंसलिंग का जो टॉपिक होता है फिनिश, समाप्त, ठीक है।
चरण आप लोग देख सकते हो, बड़ा स्टेप इजी इजी चरण है, स्टेप है, और ये पीडीएफ में आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है स्टेप, स्टेप बहुत कोई टफ चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आपके क्या गुण हो सकते हैं, देखो आपके पास अच्छी बातचीत करने का तरीका होना चाहिए, है ना, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेटर होनी चाहिए। उस परिस्थिति में नाम यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलता है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, सहानुभूत आपको शिवार्थी के प्रति होनी चाहिए, है ना, पारस्परिक रेसिप्रोकल स्किल्स वगैरह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए शिवार्थी का, मतलब भरोसा एक प्रकार से, और आपको भरोसा उसके ऊपर और उसका भरोसा आपके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, धैर्य बनाए रखना होगा आप लोगों को। तो इन दृष्टिकोण में ये चीज़ें बेसिकली लागू होता है, और हम चाहेंगे कि आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, और आने वाला मंडे यूनिट नंबर 10 पर हम लोग बातचीत करेंगे, यूनिट नंबर 10। ठीक है, ये देखिए एक प्रकार का उसका चरण बनाया गया है, स्टेज बनाया गया है, फेस बनाया गया है। इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ है, आप पीडीएफ ज़रूर देखा करें, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सभी के सभी। और अगर हम पहले स्टेप की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि पहला स्टेप में संबंध स्थापित करने की बात की गई है ना, इस्टेब्लिश किया गया है रिलेशनशिप। फिर उसके बाद आकलन की बात हुई, असेसमेंट की बात हुई है, फिर लक्ष्यों का समायोजन करने की बात की गई है, सेटिंग गोल्स है, फिर इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है, फिर टर्मिनेशन है, समाप्त हो गया, फिर उसके बाद आप फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है, ये तो कोई चरण है, स्टेप है, ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये परीक्षा में ऐसे ही क्रम पूछा जा सकता है कि नहीं। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है अब आप लोगों को काउंसलिंग थेरेपी के अंतर्गत कोई चीज़ होनी भी नहीं चाहिए भाई। नहीं सर। चलो फिर बढ़िया है। अब आप लोग को अगर कोई मन में जैसे कोई टॉपिक अगर आपको लगता है पढ़ना है सोशल वर्क का ना, तो अपनी कॉपी पर ज़रूर आप लोग मेंशन करें और मुझे मैसेज करें। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़नी है आपको, अलग से कोई थ्योरी पढ़नी है आपको, कोई अलग से टॉपिक जो हमने ना करवाया वो पढ़ना है आपको, तो हमें एक बार मैसेज करें, हम उसकी पीडीएफ भी बना के आपको देंगे और उसकी क्लास भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये एडिशनल चीज़ें रहेंगी। अब आप यहाँ से शुरू हो चुका है वो। हाँ, हेलो सर। हाँ